गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से आप सबकी क्लासेस ले रहा हूं। आप सब जो झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनकी प्रारंभिक परीक्षा की क्लास जोहार एडू कैंपस के माध्यम से आपकी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस मैं ले रहा हूं। आज एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल हमने कंप्यूटर की शुरुआत कर दी थी लास्ट क्लास में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियां। आज हम लोग कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 के बीच थी। 1945 से 1955 के बीच मानी जाती है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 के बीच। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जान लें। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी, इसकी शुरुआत 1945 से मानी जाती है। शुरुआत 1945 से मानी जाती है और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, यह प्रथम पीढ़ी आपकी 1945 से शुरुआत हुई और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। ये चीज याद रखिएगा कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 में की गई, 1945 में, और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था और इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से 1955 तक हुई।
शुरुआत की बात करें तो 1945 में इसकी शुरुआत की गई, और 1945 में जब इसकी शुरुआत की गई तो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, और प्रथम पीढ़ी जो थी इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप या पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ये प्रथम पीढ़ी है। क्लियर हो गया बेटा? ये आपकी प्रथम पीढ़ी है। इसके बाद कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, इसके बाद है आपका कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 मानी जाती है। 1955 से 1964 तक माना जाता है, और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो है द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास विलियम शाकली ने 1947 में किया। जिसका विकास विलियम शाकली ने 1947 में किया था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, और इसका विकास जो था विलियम शाकली ने 1947 ईस्वी में किया था बेटा। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम है। जो ये ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ये ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम माना जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी को 1955 से 1964 तक माना जाता है, और इसमें द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास विलियम शाकली ने 1947 में किया था। और ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं तो ट्रांजिस्टर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? इसके बाद बेटा इस पीढ़ी की जो सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें जो भाषा प्रयोग की गई थी उसका नाम था असेंबली भाषा। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो द्वितीय पीढ़ी थी, जो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी थी, वह 1955 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी को माना जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और जिसका विकास विलियम शाकली ने 1947 में किया था।
ट्रांजिस्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है और मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। तो ये बेटा द्वितीय पीढ़ी की खासियत है। ये द्वितीय पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरी पीढ़ी जो थी 1964 से 1975 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1975 तक मानी जाती है। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक मानी जाती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हुई थी, शुरुआत यहां से हुई थी। और इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। इस जनरेशन में जो बेटा आईसी का प्रयोग किया जाता था, आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया जाता था। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्वी ने किया था। इसका अगर विकास बात किया जाए और आईसी का, तो 1958 में जैक किल्वी एक थे, इन्होंने किया था, जैक किल्वी ने किया था 1958 में आईसी का विकास। तो तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था और इंटीग्रेटेड सर्किट का जो विकास था 1958 में जैक किल्वी ने किया था तीसरी पीढ़ी में, और आईसी का विकास किया था। इसमें एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो था एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। यह जो तीसरी पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है, एसएसआई का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के नाम से हम लोग एसएसआई को जानते हैं। और तीसरी पीढ़ी में एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस जनरेशन में
आईसी का प्रयोग किया जाता था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। और तीसरी पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया गया 1958 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। और इसमें एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। एसएसआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। और इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था और मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करते थे कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में। अब है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, और आप सबको ये पता ही है कि ये क्लास जो है झारखंड पीसीएस के तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, झारखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जोहार एडू कैंपस पर ये क्लासेस चल रही हैं। सॉरी, और मेरा नाम तो आप सब जान ही रहे हैं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं आपके मुखर्जी नगर में। और आपकी ये सभी क्लासेज जो मुखर्जी नगर दिल्ली से चलाई जा रही हैं जोहार एडू कैंपस के माध्यम से। अभी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है जनरल साइंस का जो पार्ट है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसकी क्लासेज आपकी ली जा रही है। तो जोहार एडू कैंपस के माध्यम से ये सारी क्लासेज चलाई जा रही हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, यह है चतुर्थ पीढ़ी। अगर हम कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी की अगर बात करें तो इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में जान लीजिए कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक मानी जाती है। 1975 से 1989 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है। और 1975 जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत बोली जाती है, ठीक है ना। और इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी में आईसी की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था चतुर्थ पीढ़ी में। और इस जनरेशन में आईसी की यह तकनीकी वीएलएसआई थी। आईसी की जो यह तकनीकी थी, आईसी की यह तकनीकी वीएलएसआई थी। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी, आईसी की आधुनिक तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जाता था। और आईसी की यह जो तकनीकी थी वीएलएसआई थी। और वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। तो ये कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी है जो 1975 से 1989 तक चली। और आईसी की आधुनिक तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जाता था। आईसी की आधुनिक तकनीकी का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तकनीकी का प्रयोग करते थे और हाई लेवल भाषा का प्रयोग इसमें प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। तो ये कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी है बेटा। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। अगर हम कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी की बात करें तो 1989 से माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1989 से मानी जाती है। 1989 से मानी जाती है।
कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1989 से मानी जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है इसकी शुरुआत जो है 1989 से माना जाता है। और इस जनरेशन में आईसी की अत्याधुनिक तकनीकी इसमें आईसी की अत्याधुनिक तकनीकी जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। तो इसकी शुरुआत 1989 से मानी जाती है और इसमें आईसी के अत्याधुनिक तकनीकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, जो अत्यधिक सरल था। इन भाषाओं में GUI का प्रयोग किया जाता था। बहरहाल तो ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है जो 1989 से मानी जाती है। आईसी की अत्याधुनिक तकनीकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था और हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए इसमें किया जाता था बेटा। तो ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, इनको आप जरूर देख लें। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको बताया। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको बताया गया कि प्रथम पीढ़ी जो है 1945 से 1955 तक मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1945 को माना जाता है। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रथम पीढ़ी थी। और आप सबको जानकारी होना चाहिए कि झारखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी ये जनरल साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है जोहार एडू कैंपस के माध्यम से। तो ये मैंने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपको बताया। प्रथम पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी जो है, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 तक मानी जाती है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। देखिए, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास विलियम शाकली ने 1947 में किया था। और ट्रांजिस्टर जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था बेटा। एक बार आप लोग इसको देख लें। अगर कहीं डाउट हो तो हमसे आप जरूर पूछ सकते हैं जोहार एडू कैंपस के माध्यम से, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर आर के पांडे सर। आप लोग उनसे संपर्क करके मुझसे क्वेश्चन अराइज करा सकते हैं। तो ये द्वितीय पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी के बाद जो तृतीय पीढ़ी है आपका 1964 से 1975 तक माना जाता है। इस जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास देखिए, मैंने लिखा है कि 1958 में जैक किल्बी ने किया है। इसमें एसएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। एसएसआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। देख लें आप लोग। तो ये आपका तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1975 तक। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है
वह है 1975 से 1989 89 तक। आईसी की अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की जो यह अत्याधुनिक तकनीकी है, जिसको हम लोग VLSI कहते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी बोला जाता है। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। कंप्यूटर की यह पांचवी पीढ़ी है, जिसकी शुरुआत 1989 में 1989 में मानी जाती है, और आईसी की अत्याधुनिक तकनीकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था इसमें, और हाई लेवल भाषा का प्रयोग इसमें प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। तो ये कंप्यूटर की जो मैंने 5 पीढ़ियों के बारे में आपको बताया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर बनने की संभावना मानी जाती है। अब बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसको जान लें। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसको थोड़ा आप जान लें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं, उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सूचनाएं या परिणाम प्रदर्शित करना होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य है दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं या परिणाम प्रदर्शित करना। दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट के रूप में सूचनाएं या परिणाम प्रदर्शित करना है। बेटा सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में और मेमोरी में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं या परिणाम प्रदर्शित करना होता है, इसका कार्य। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है मैं बोल देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या होता है मैं बोल देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की
आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके कॉमा उन्हें नियंत्रित करती है, उन्हें नियंत्रित करती है। उन्हें नियंत्रित करती है, इसके आगे लिख लीजिए। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में इन क्रियाओं का ALU और तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो कंट्रोल यूनिट हो गया। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हेडिंग लिख लीजिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बोल देता हूं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती हैं। सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो है यह यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं संपन्न करते हैं। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके ALU कंट्रोल यूनिट से ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके, लिख लिया, ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है। ALU सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात आगे लिख लीजिए, तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। पश्चात डाटा तथा
मेमोरी को तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। तो सभी प्रकार के, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करते हैं, और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है और तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूप में मेमोरी में भेज देता है। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में डाटा एवं आंकड़ों के संग्रहण करने का कार्य करता है। मेमोरी कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों के संग्रहण का कार्य करता है। मेमोरी का काम होता है कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों के संग्रहण का कार्य करता है। डाटा तथा निर्देशों के संग्रहण का कार्य करता है तथा उन्हें क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त तकनीकी तथा उन्हें क्रियान्वयन हेतु आगे लिख लीजिए, तथा उन्हें क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त तकनीकी एवं युक्ति को मेमोरी कहते हैं। तथा उन्हें क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त तकनीकी एवं युक्ति को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। तो मेमोरी जो है यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के बारे में जान लीजिए कि इस मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो प्राथमिक मेमोरी होता है, प्राथमिक मेमोरी, इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। लिखते चलें, इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें संग्रहित स्थायी प्रोग्रामों को संग्रहित स्थायी प्रोग्रामों को BIOS कहा जाता है। BIOS कहा जाता है, कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी एक मुख्य मेमोरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तीसरा पॉइंट, इसमें संग्रहित अस्थायी प्रोग्रामों को BIOS के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी तीन प्रकार की होती है। ये जो प्राथमिक मेमोरी जो है ना, यह तीन प्रकार की होती है, ये बात याद रखिएगा।
प्राथमिक मेमोरी 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार का नाम लिख लीजिए। पहला PROM, PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है EPROM, EPROM। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। और तीसरा है EEPROM, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होता है। तो प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका PROM, एक होता है EPROM और एक होता है EEPROM। और इन सबका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। इसके अलावा एक होता है कैश मेमोरी और एक होता है फ्लैश मेमोरी और एक सहायक मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, एक होता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, और एक होता है सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। तो कैश मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो कैश मेमोरी जो है यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। तो कैश मेमोरी एक मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है, रैम चिपों का। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित या एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। तो यह जो फ्लैश मेमोरी जो है यह सेमीकंडक्टर से बनी हुई नॉन वोलेटाइल एक स्थायी मेमोरी है और यह एक
रीराइटेबल मेमोरी है। यह एक रीराइटेबल मेमोरी है। यह एक रीराइटेबल मेमोरी है। रीराइटेबल का मतलब यहां होता है पुनः लिखने योग्य। रीराइटेबल का मतलब होता है पुनः लिखने योग्य। यह एक पुनः लिखने योग्य मेमोरी है। और एक होता है बेटा सहायक मेमोरी। एक होता है सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी का मतलब होता है कि चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, यह चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, चुंबकीय टेप आदि के रूप में होती है। चुंबकीय टेप आदि के रूप में होती है। तो ये तो होता है प्राथमिक मेमोरी। ये होगा आपका प्राथमिक मेमोरी। इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लें। मैंने बताया आपको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। तीन भागों में बटा होता है यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, यह तीन भागों में बटा होता है। इस बात को याद रखिए। और कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर की, कंट्रोल यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करता है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU और मेमोरी में आदान प्रदान करता है। तत्पश्चात ALU और मेमोरी में आदान प्रदान करता है। इसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं ये संपन्न करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। तो ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है बेटा। और ये सारी क्लासेज आप लोग जान ही रहे हैं कि झारखंड PCS के प्रारंभिक परीक्षा की ये क्लास जो है ये जोहार एडू कैंपस पे ली जा रही है। मैं DPN सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सबकी क्लासेस ले रहा हूं। अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप लोगों से चर्चा की जा रही है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों के संग्रहण का कार्य करता है। मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। तो जो प्राथमिक मेमोरी होता है यह मुख्य मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और संग्रहित स्थायी प्रोग्रामों को BIOS कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी तीन प्रकार के होते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप देख लें। ये आपको मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये मेमोरी क्या होता है। ठीक है, ये मेमोरी के बारे में आपको बताया है कि कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों के संग्रहण का यह कार्य करता है। मेमोरी दो प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा कैश मेमोरी होता है, यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। एक होता है फ्लैश मेमोरी, एक होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है जो नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। और रीराइटेबल मेमोरी भी इसे कहते हैं। सहायक मेमोरी या चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं अभी यही अपनी जो आपको जानकारी दिया, इसकी आगे फिर आपको द्वितीयक मेमोरी के बारे में आपको बताया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया है, बताया है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग इससे संतुष्ट होंगे। इसको याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बार आप देख लें आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी,
तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। फिर हम लोगों ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है इसके बारे में जाना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बारे में जाना। कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है और मेमोरी क्या है, मेमोरी के प्रकार जान लिए हम लोग। प्राथमिक और द्वितीयक, तो द्वितीयक के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।